हेलो नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो साथियों, अभी तक हमने अक्टूबर महीने का करंट अफेयर था उसको अच्छे तरीके से कवर किया है। उम्मीद मैं ये करके चल रहा हूँ जो सेशन अभी तक हमने लिए हैं वो आपने अच्छे तरीके से देखे होंगे और अच्छे तरीके से उनका रिवीजन किया होगा। और जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं प्रिंटेड फॉर्म में उनका आपने प्रिंट लिया होगा, उसका रिवीजन किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको प्रैक्टिस करनी है। रिजल्ट आप देख ही रहे हो, अभी हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी जो है वो अपने विभिन्न एग्जाम्स के रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है और उनका आउटपुट आपने देखा होगा कि 40% का जो रेशियो है वो पार हो नहीं रहा, जो बैरियर है वो पार हो नहीं रहा है लोगों से। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया अब आपकी स्थिति जो है वो इस प्रकार की है कि आप एक तो किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ के जा सकते। ठीक है, अब वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जिस प्रकार से आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है और सब्जेक्ट वाला जो आपका पोर्शन है वो तो हैवी होना ही चाहिए, पर जो कॉमन पेपर है, जो जीके वाला पेपर है, उसमें भी आपको प्रत्येक पोर्शन को मजबूत करते हुए चलना है। होता क्या है कि हम कई बार कुछ पोर्शन छोड़ के चले जाते हैं और हम ये देखते हैं कि उसी पोर्शन से इजी क्वेश्चन आ गए और जो पोर्शन आपने ज़्यादा पढ़ा था वहाँ से टफ क्वेश्चन आ गए। हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो आपकी जो नेशनल पॉलिटी है या जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आपके पार्ट ए के अंदर या फिर पहले पेपर के अंदर दे रखा है, वहाँ पर टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर को लेकर टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर का हेडेक तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि हम न्यूज़पेपर भी कवर कर रहे हैं। हम जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, पोर्टल हैं, सोशल मीडिया हैंडल हैं, उन सभी को यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे होंगे। और आने वाले समय में जब आपकी एग्ज़ाम होंगी उस समय आपको आउटपुट भी यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनको अब करंट अफेयर को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, फिर बात करें कि सर इससे बाहर कुछ जा सकता है क्या। इससे बाहर अगर जाता है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत है। फिर वो कट ऑफ 40% वाली जाएगी तो जोड़ जुगाड़ करके आपको 40% लेने हैं। हाँ, एक बात और है, जहाँ 40% की बात आएगी वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बचाव करेगा वो ले दे के करंट अफेयर ही करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो, आज के सेशन में सबसे पहले जो बात निकल के आएगी वो अंतः विधानसभा चुनाव की लेकर आएगी। यहाँ से अगर कोई सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है विधानसभा क्रमांक कौन सा है। तो अंतः जो 12 का एक विधानसभा क्षेत्र है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्रमांक संख्या कितनी है, 193 है। कौन सी है, 193 है। अब यहाँ पर चुनाव हुए, चुनाव होने का, उपचुनाव होने का कारण क्या है, चुनाव नहीं बोलेंगे, बाई इलेक्शन बोलेंगे। और उपचुनाव होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो बीजेपी के विधायक थे जिनका नाम क्या है, कंवरलाल मीणा है। कंवरलाल मीणा जी ने क्या किया है कि यहाँ पर जो एसडीएम थे उनके ऊपर कोई पिस्तौल विस्तौल तानने का इस प्रकार का काम कर दिया था। तो उनकी अयोग्यता वहां पर सिद्ध हो गई। अपराध के चलते उन्हें जो माननीय अपने हाई कोर्ट हैं उन्होंने जो उनको सजा दी है 3 साल की, और उस सजा के कारण ये सीट जो है वो वैकेंट हो गई है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी हैं, उन्होंने इन्हें निलंबित कर दिया, इसलिए ये पोस्ट खाली हो गई। फिर क्या हुआ कि चुनाव हुए। चुनाव कब हुए, अधिसूचना कब जारी हुई, वो आपको ध्यान रखना है। अधिसूचना जो है इस चुनाव की 13 अक्टूबर 2025 को जारी हो गई थी। कब हुई थी, 13 अक्टूबर 2025 को हुई। मतदान कब हुए, वोटिंग कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 11 नवंबर 2025 को हुई है। और मतगणना जो है वो 14 नवंबर 2025 को हुई है। आ गई बात समझ में। अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है दो तीन चीज़ों का। एक तो कुल मतदान की संख्या, कुल मतदान केंद्र की संख्या, बूथ कितने हैं, तो 268 बूथ यहाँ पर है। जो मतदाता है वो कितने हैं, 2,28,264 मतदाता यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे क्रमांक के भी पूछ सकता है, क्योंकि आरपीएससी इसी प्रकार की क्वेश्चन आजकल जो है वो पूछ रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 13 अक्टूबर को यहाँ पर अधिसूचना जारी हुई है। मतदान जो है वो 11 नवंबर को हुए थे और जो मतगणना हुई है वो 14 नवंबर को हुई है। 2,28,200 आपके 64 जो है यहाँ पर मतदाता हैं और कुल मतदान केंद्र कितने हैं, तो 268 है। आ गई बात समझ में। अब परिणाम क्या रहा 14 नवंबर को, तो परिणाम की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया, जो कि पहले खनन मंत्रालय के जो गहलोत सरकार थी उसमें मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर विजय हासिल कर ली है या जीत हासिल कर ली है। कुल उन्हें कितने मतों से जो है वो जीत हासिल हुई है, तो ध्यान रखना मतों का जो अंतर है वो 15,612 का है। इन्हें कितने मिले हैं, तो लगभग 70,000 मान के चलो, 69,571 मत इन्हें मिले हैं, इतने वोट इनको मिले हैं। दूसरे स्थान की लड़ाई जो चल रही थी वो बीजेपी की आपके प्रत्याशी यहाँ पर मोरपाल सुमन है और निर्दलीय उम्मीदवार थे नरेश जी मीणा।
तो इन दोनों के मध्य दूसरे स्थान के लिए फाइट चल रही थी लगातार। ऑलमोस्ट जो है ऊपर नीचे हो रहे थे, और लास्ट में कुछ एक मतों से आप देख लो यहाँ पर 53,800 है और 53,959, तो मतलब 160 के आसपास में। जैसे आप देखते हो ना कि यार मैं तो 2 गुना में आ गया था, और अब की बार जो है वो कुछ पॉइंटों से रह गया। तो वो पॉइंटों वाला गेम यहाँ पर हुआ है, और सेकंड स्थान पर ये रहे हैं। कुल मतों की अगर मैंने बात करूं विजेता की कितनी है, तो 69,571 मत इनको मिले थे। इसी आधार पर प्रमोद जैन भाया जो है वो विजयी घोषित हुए हैं अंता चुनाव 12 से। आ गई बात यहाँ पर समझ में, इतनी चीजें समझ में आई हैं आपको। अब आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान स्थिति विधानसभा में कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले जो है ये जो कंवरलाल मीणा थे, इनकी अयोग्यता से पहले बीजेपी के कितने विधायक थे, तो बीजेपी के 119 विधायक थे, पहले की बात कर रहा हूं मैं। अब क्योंकि इनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो अब बीजेपी की कितनी है, 168 है। अब कितने हैं, 68 है। आ गई बात समझ में। अगर आपसे पूछे कि अभी हाल फिलहाल में इस चुनाव के बाद में विधानसभा के अंदर कांग्रेस के कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कांग्रेस के कितने हो गए हैं, 67 विधायक हो गए हैं, 167 हो गए। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में इस चुनाव से पूछा जाता है तो यही चीज जो है वो पूछे जाने की संभावना है। कुल मतदान की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, कुल मतदान जो है वो लगभग, कुल मतदान जो है वो 79 पॉइंट समथिंग जो है प्रतिशत यहाँ पर रहा था। कितना रहा है, 79 पॉइंट कुछ रहा है, या 80% के आसपास मान लो। तो अंता चुनाव में आपको ध्यान रखना है क्रमांक का, आपको ध्यान रखना है अधिसूचना की, मतदान की और मतगणना की दिनांक को। क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन यहाँ से पूछता जाता है तो इसी प्रकार का पूछे जाने की संभावना ही रहती है। ठीक है, बीजेपी के विधायक पहले 119 थे, एक अयोग्य घोषित हुए जिनका नाम क्या है, कंवरलाल मीणा है। और इनकी अयोग्यता के बाद में बीजेपी की वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी संख्या 118 हो गई है। बीजेपी के बाद में हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है चुनाव के बाद में 67 या 67 यहाँ पर विधायक जो है वो रह गए हैं कांग्रेस के। आगे बात समझ में, सेकंड इवेंट पे चले। सेकंड इवेंट पे आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको कि इनका जो नंबर है, हमारे नए जो मुख्य सचिव साहब बने हैं, जिनका क्या नाम है भैया, जिनका नाम है वी श्रीनिवास। ये वी श्रीनिवास जो है ये अभी मुख्य सचिव बने हैं, कितने नंबर के हैं, 46 के हैं। इन्होंने कार्यभार कब संभाला, तो आपको ध्यान रखना है कार्यभार जो है वो 17 नवंबर 2025 को इन्होंने कार्यभार संभाला है। किनके स्थान पर आए हैं, तो सुधांश पंत। इनसे पहले जो हमारे मुख्य सचिव थे उन्हें केंद्र सरकार ने वापस बुला लिया है दिल्ली की। पोस्टिंग जो है वो जनजातीय विभाग जो केंद्र विभाग का है, केंद्र सरकार का है, वहां पर उनको जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और इन्हें आपको ध्यान रखना है मुख्य सचिव बनाया है। क्रमांक कौन सा है, तो 46 का है। कार्यभार कम संभाला, तो 17 नवंबर 2025 को संभाला है। इसके अलावा इनके पास में कौन कौन से पद हैं, तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जो अपना डिपार्टमेंट है मिनरल से संबंधित, खनिज से संबंधित, उनका इनको सचिव बनाया गया है। ये अतिरिक्त कार्यभार है। और इसके साथ साथ में ही आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में मुख्य आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी ये साथ में संभालेंगे। ठीक है, तो दो इनके पास में अतिरिक्त कार्यभार रहेंगे। और वैसे नंबर कौन सा है, वापस से बताओ, मुख्य सचिव कौन से नंबर के हैं, 46 नंबर। अगर आपसे पूछे कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के ये सिपह सलाहकार होते हैं। कुल मिलाकर जो जितना भी ब्यूरोक्रेसी चल रहा है उन सभी का प्रतिनिधित्व है सरकार के अंदर कौन करने का काम करते हैं, मुख्य सचिव का। तो मतलब जितने भी सरकारी नौकरी वाले आदमी हैं उनका प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर कौन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वी श्रीनिवास करेंगे, मुख्य सचिव करेंगे। अब आपको पूछे कि भाई इनका कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल जो है वो आप ये मानिए कि इनका कोई निश्चित नहीं है, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ये काम करते रहते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट एज तो 60 साल की है ही, और केंद्र सरकार के सिफारिश के आधार पर जो है वो इसे 3-3 साल के लिए और 3-3 महीने के लिए 2 बार और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, अगर इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, इनको हटाने का काम कौन करेंगे, तो आपको ये क्लियरिटी रखनी है कि इनको हटाने का काम भी जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। आ गई बात यहाँ तक समझ में। कैडर की बात करें तो 1989 का इनका कैडर है। और इससे पहले कौन कौन से पदों पर रहे हैं, तो ध्यान रखना, 1989 का इनका कैडर हो गया। और 91 में इन्होंने भीलवाड़ा के अंदर एसडीएम का चार्ज लिया था। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि इससे पहले ये जो है आईएफएफ जो अपनी संस्थान है वर्ल्ड बैंक की, वहाँ वॉशिंगटन के अंदर भारत के कार्यकारी निदेशक के तकनीकी सहायक के रूप में वहाँ पर काम कर चुके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
आ गई बात समझ में? 2 इवेंट हमने कवर किए हैं, अच्छे तरीके से कवर किए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि भी 46 नंबर के थे, मुख्यमंत्री ने नियुक्ति की है, 16 तारीख को इनकी अधिसूचना जारी हुई थी और 17 तारीख को इन्होंने कार्यभार संभाला है। इनसे पहले सुधांश पंत थे और ध्यान रखना सुधांश पंत को अब जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के अंदर अपॉइंट किया गया है। इनके पास में कौन-कौन से अतिरिक्त चार्ज हैं? तो आपको ध्यान रखना राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड एक तो इनके सचिव हैं और इसके साथ-साथ ध्यान रखना कि मुख्य आवासीय आयुक्त हैं ये क्या कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। आ गई बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ रहा है भैया? 2 इवेंट हमने कवर किए हैं। तीसरा इवेंट क्या है? देखो सितंबर के अंदर आरपीएससी की अध्यक्ष थी मंजू शर्मा, जो कि अपने कुमार विश्वास हैं, तो आप सभी जानते होंगे, है ना? तो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं ये मान के चलिए, तो उनकी जो है वाइफ थी ये और मंजू शर्मा ने सितंबर महीने में अपना इस्तीफा दिया था सदस्यता से और अब हाल फिलहाल में क्या हुआ है, संगीता आर्या जो आरपीएससी की अध्यक्ष थी, अध्यक्ष नहीं मतलब सदस्य थी, तो सदस्य ने अभी जो है वो त्याग पत्र दे दिया है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष का आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में उत्कल रंजन साहू हैं, जो आईपीएस थे और इनको जो है वो वीआरएस के बाद में मतलब रिटायरमेंट के बाद में आरपीएससी का क्या बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। अभी हाल फिलहाल के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था और उसमें सदस्यों के बारे में पूछा था। सदस्यों का भी आपको ध्यान रखना है। तो सदस्य की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या होता था, 1+7, 1+7 मतलब कुल 8 लोग जो है वो आपके आरपीएससी के अंदर होते थे। पहले कितने होते थे? तो अगर आपको पहले की व्यवस्था की बात करें तो एक तो क्या होता था, अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य। तो पहले क्या होता था, 8 लोग जो है वो आरपीएससी के एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के अंदर काम करते थे। अब 2025 में नई व्यवस्था हुई है और 2025 में नई व्यवस्था के बाद में आपको ध्यान रखना है कि 2025 में नई व्यवस्था हुई है और 2025 में क्या नई व्यवस्था हुई है कि एक अध्यक्ष तो आपका जो है वो सेम रहेंगे प्लस 10 सदस्य हो जाएंगे। अब टोटल संख्या कितनी है? 11 है। कई बार हो सकता है आरपीएससी जो है वो आपको इन दोनों में कंफ्यूजन कर दे कि भैया 1+10 होगा मतलब 10 होगा या 11 होंगे। तो आपको हमेशा जहां भी ऐसा कंफ्यूजन होता है वहां प्लस में ध्यान रखना है। जैसे कोई भी आयोग है और आरपीएससी का ही उदाहरण ले लेते हैं तो 1+10 इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपको जो है वो 11 याद नहीं रखने हैं, डायरेक्ट जो है वो 10 याद नहीं रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि भैया 1+10 होगा, एक तो आपका अध्यक्ष हो जाएगा, 10 आपके सदस्य हो जाएगी। इससे पहले कितने थे? तो इससे पहले मैंने आपको बताया एक तो था अध्यक्ष और 7 थे सदस्य। अब मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? तो आपको ध्यान रखना है आरपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए और ईयर के साथ में पूछे हैं। तो 2025 से पहले तक की व्यवस्था क्या थी कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते थे और वर्तमान व्यवस्था क्या हुई है, तो एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य हुए हैं, तो कुल मिलाकर 11 लोग जो है वो यहाँ पर आरपीएससी में काम करते हैं। ठीक है। अब इन 10 सदस्य में से आपको ध्यान रखना है 4 लोग ऐसे हैं जिनका पद रिक्त है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 4 पद क्या है, रिक्त हैं, जिसमें से 2 तो आपके क्या हो गया, 2 तो आपके जो है वो त्यागपत्र हो गए। ठीक है, मैंने आपको बताया मंजू शर्मा और संगीता आर्या मैडम है, उन्होंने जो है वो रिजाइन दे दिया है। एक जो है वो मृत्यु से हुआ है, राठी साहब थे, और एक जो है पद आपका निलंबन से हुआ है, बाबूलाल कटारा वाला आपको पता ही है एसआई के प्रकरण के अंदर। कुल मिलाकर 4 पद जो है यहाँ पर खाली हुए हैं और अभी वर्तमान में सदस्य कौन है, तो आपको ध्यान रखना है एक तो कर्नल केसरी सिंह जी इसके सदस्य हैं और एक आपके जो है वो कैलाश मीना है, अयूब खान है, सुशील कुमार है, अशोक कुमार है और हेमंत प्रियदा है। इसका अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया कुल 11 पद हैं जिसमें से 1+10 हैं और 4 पद जो हैं वो आपकी क्या है, खाली है। आ गई बात समझ में? चलें आगे। अब आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना, अभी तक जितने भी इवेंट पढ़े हैं सभी इंपॉर्टेंट है, परंतु ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। देखो एक तो क्या हो रहा है आजकल, जो आपकी आरपीएससी है वो राजीविका से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है ना। राजीविका किसके साथ में एमओयू कर रही है, क्योंकि ये साल जो है वो कोऑपरेटिव का है, ये साल जो है वो सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इस साल को आपको ध्यान रखना है जनजातीय गौरव वर्ष भी घोषित किया है। इस वर्ष को 2025 को जो है वो आपको ध्यान रखना है महिला कर्षक वर्ष भी घोषित किया है और इसी साल को
आपका गगनयान वर्ष भी घोषित किया है, तो कई वर्ष जो है अभी अपने साथ साथ में चल रहे हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, सहकारिता वर्ष है तो राजीविका द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, जो भी कार्य किए जा रहे हैं, कोई भी इनोवेशन किया जा रहा है, अगर कोई उद्घाटन या प्रदर्शनी की जा रही है, उन सभी के क्वेश्चन आरपीएससी दबा दबा के पूछ रही है। ठीक है, तो इसी क्रम के अंदर अभी हाल फिलहाल में राजीविका ने जो है, एक तो अपना कॉन्फेड है, कॉन्फेड जिसकी स्थापना कब हुई, 1967 के अंदर हुई, और एक आपका जो है वो एनसीसीएफ है। ध्यान रखना, ये जो कॉन्फेड है, ये जो संस्था है ये है राज्य सरकार की, और एनसीसीएफ मतलब नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, ये जो है वो केंद्र सरकार का प्रक्रम है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव नया प्रोडक्ट जारी किया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कॉन्फेड जो भी है, कॉन्फेड अपना कोई भी प्रोडक्ट निकालती है तो उसे निकालती है उपहार के नाम से। किस नाम से? उपहार। मतलब जैसे आप मारुति की कंपनी है, ठीक है, तो मारुति की कंपनी जो है वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट निकालती है, उसी प्रकार से कॉन्फेड का एक प्रोडक्ट आता है उपहार। अब ये जो उपहार है, ये आपको ध्यान रखना है किस लिए काम में लिया जाएगा, मसालों के लिए। किस लिए काम में लिया जाता है, मसालों के लिए। और जो मोटा अनाज है जिसे हम मिलेट के रूप में भी जानते हैं, उन दोनों के लिए तो जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो उपहार के नाम से आएंगे। बनाएगा कौन? तो आपको ध्यान रखना है कॉन्फेड बनाएगा। कॉन्फेड की स्थापना कब हुई? 1967 के अंदर। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब दूसरी जो हमारी संस्था है जिसे हम एनसीसीएफ के नाम से जानते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, आगे बात समझ में, इनका एक जो है वो प्रोडक्ट आता है जिसे हम कहते हैं जना। क्या कहते हैं? जना। तो जना जो है वो आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए। तो दोनों संस्था जो है, कॉन्फेड हो गया और एनसीसीएफ हो गया, इन दोनों ने मिलकर एक जो है वो नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिसमें एक तो आपका उपहार है और एक जना है। तो जना उपहार के नाम से प्रोडक्ट लेके आए हैं और उसके लिए इन्होंने स्टोर खोला है वैशाली नगर जयपुर के अंदर। ये है मेन बात। तो आपको ध्यान रखना है कि सहकारिता राज्य मंत्री, मैंने पिछले सेशन में भी, पिछले महीने में भी आपको बताया था, गौतम दत्त हैं, और इन्होंने जो है वो 21 नवंबर को जयपुर के वैशाली नगर के अंदर एक जना उपहार सुपरमार्केट का उद्घाटन किया है, जहां पर कॉन्फेड के प्रोडक्ट भी मिलेंगे और जहां एनसीसीएफ के भी प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, और इन दोनों को नाम क्या दिया जाएगा? जना उपहार के नाम से। वैसे अगर हम बात करें, उपहार जो है वो कॉन्फेड का है और जना जो है वो ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए एनसीसीएफ की एक प्रोडक्ट का नाम है, या फिर जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके एक मार्क का नाम है, हॉलमार्क का नाम है। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ पर? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट हम चलते हैं वंदे मातरम 150। तो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने उन्होंने उसको लिखा है। इसके बारे में सूजस के अंदर, अखबार के अंदर और जितने भी वेबसाइट्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल, मैं रवि सर को बोल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर भी जो पोस्टर वगैरह हैं वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखो, क्योंकि वहाँ से करंट के अगर क्वेश्चन नहीं भी बने तो स्टैटिक में पूछे जा सकते हैं। कैसे इसकी जो है वो बनाया गया, किस प्रकार से इसे अपनाया गया, और कौन से ग्रंथ से या कौन सी पुस्तक जो है वहाँ से इसको उठाया गया है, तो वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल से दे रखी है। जब वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रीय गीत है उसको 150 वर्ष हुए, तो उसके लिए जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रोग्राम आयोजित कराए गए। इन्हीं प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम क्या है? वंदे भारत, वंदे मातरम @ 150 उत्सव, क्या 150 उत्सव। इसमें क्या हुआ है, राष्ट्रगीत जो है वो जितने भी अपनी शैक्षणिक संस्थान है, जैसे कॉलेज है, स्कूल है, उनके अंदर भी गाया जाएगा। जो भी अलग अलग आपके इंस्टीट्यूट या फिर विभाग चलते हैं, विभागों की अलग अलग संस्थाएं चलती हैं, उनमें जो है वो राष्ट्रगान का, सॉरी, राष्ट्रगीत का जो है वो गायन किया जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है इसकी अवधि कब होगी। इसकी अवधि जो 7 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, और हमारा जो संविधान दिवस है 26 नवंबर, तो वहां तक जो है इसका गायन किया जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 7 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक इसका जो है वो गायन किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रोग्राम इसके अंदर आयोजन जो हुआ था वो 7 नवंबर को हुआ है। कहाँ पर हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो है वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आ गई बात समझ में? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसी प्रक्रम में या इसी सीरीज के अंदर वंदे मातरम दीर्घा का आयोजन किया गया है। क्या वंदे मातरम दीर्घा जो है इसकी स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है, एक तो ये ध्यान रखो।
की स्थापना अपने राजस्थान की विधानसभा है जयपुर के अंदर, और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। उद्घाटन इसका किसने किया? इसका उद्घाटन जो है वो अपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने किया था। अब इसका निर्माण किसने किया है? ध्यान रखना, इसका जो निर्माण है वो राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इस वंदे मातरम दीर्घा के अंदर कौन कौन सी चीजें लगेंगी, किस प्रकार की सामग्री रहेगी, उसे हम बोलेंगे क्यूरेट करना। क्यूरेट जो है उसको ध्यान रखना है, क्यूरेट किसने किया है? तो क्यूरेट जो है वो केंद्र सरकार का, आपका जो संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, इसके द्वारा इसे क्यूरेट किया गया है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि वंदे मातरम दीर्घा जो है उसका निर्माण कहाँ किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है वंदे मातरम दीर्घा का निर्माण जो है वो आपकी राजस्थान विधानसभा में किया गया है। उद्घाटन किसने किया? तो वासुदेव देवनानी ने किया है। और साथ साथ ध्यान रखना है इसका निर्माण जो है वो राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। और क्यूरेट जो है वो आपकी जो कला एवं संस्कृति विभाग या मंत्रालय जो है वो केंद्र सरकार का है और उसने किया है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है 37 अलग अलग पैनल बनाए जाएंगे। ये यहाँ पर उद्घाटन आप देख रहे हो, ये आपके जो है वो संसदीय मंत्री जोगाराम जी हैं, विपक्ष में आपके टीकाराम जूली जी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है वंदे मातरम जो दीर्घा है उसमें 37 अलग अलग पैनल बनाए जाएंगे और उस पैनल के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। आ गई बात समझ में? चलें आगे, चलें भाई। हाँ, तो एक चीज 150 वाली मैंने आपको बता दी। दो और आपको ध्यान रखनी है। एक तो 150 वर्ष जो है वो आपके वंदे मातरम या राष्ट्र जो गीत है उसको हुए हैं। और अगर हम बात करें 150 वर्ष जो है आपके भगवान बिरसा मुंडा जी थे, उनकी भी जो है वो 150वीं जयंती इस वर्ष मनाई गई है। उस 15 नवंबर इनकी जयंती होती है और उसी दिन हम जो है वो जनजातीय दिवस भी मनाते हैं। क्या बनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस भी बनाते हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2025 को, किसको? वर्ष 2000, 2-3 वर्ष बताता हूँ मैं इसके बारे में। यूपीएससी ने जो है क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो गगनयान वर्ष है, ठीक है, सहकारिता वर्ष है, एक आपका महिला कर्षक वर्ष है, ठीक है, और एक जो है वो जनजातीय गौरव वर्ष। ये कुछ वर्ष हैं जो 2025 को घोषित किए गए। तो आपको अगर पूछे कि गगनयान वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया, तो 2025 को है। सहकारिता वर्ष भी इसे घोषित किया गया, कोऑपरेटिव ईयर। और एक जो है आपका सेना का सुधार वर्ष, ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट के नाम से भारतीय सेना भी जो है वो अभी 2025 को डिक्लेयर कर चुकी है। तो ये कुछ ईयर है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैंने आपको बताया कि भी जनजातीय गौरव वर्ष जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष इसलिए विशेष हो जाता है कि भगवान जो आपके बिरसा मुंडा जी थे और उनकी 150वीं जयंती थी, और आदिवासी जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए इन्होंने जो है वो अपने पूरे जीवन पर्यंत बहुत कम उम्र में भी जो है वो काफ़ी काम किए थे। तो इनकी जो 150वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया है? तो डूंगरपुर में किया गया है। और डूंगरपुर में कहाँ किया गया है? तो श्री भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय है डूंगरपुर के अंदर, वहाँ पर इनका आयोजन हुआ है। 15 नवंबर 2025 को हुआ था, जिसमें लगभग 87 करोड़ के काम जो है उनका शिलान्यास भी हुआ और उनका लोकार्पण भी हुआ। आ गई बात समझ में? 87 करोड़ का जो पूरा खर्चा है वो कर करा के, और जनजातीय जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनके कल्याण के लिए यहाँ पर अलग अलग योजनाओं के, अलग अलग प्रोग्राम के जो है वो शिलान्यास किए गए हैं, या फिर हम बोले लोगों को अर्पित किए गए। कौन कौन से प्रोग्राम है? तो मुख्य रूप से एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पहले टीएसपी का जो बजट था, वो टीएसपी का बजट पहले 1000 करोड़ था, इसे बढ़ाकर अब एक तो इसको 1500 करोड़ कर दिया, मतलब 500 करोड़ रुपए इसमें बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखना है। एक अपना जयपुर के अंदर संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी।
तो ध्यान रखना CIPET जिसे बोलते हैं, के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जनजातीय जो युवा हैं उनके लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। एक चीज तो एक ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इस 15 नवंबर को आपको जो है वो अलग अलग 3 जगह पर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कहाँ, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर RSCIT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। और इसके साथ साथ में सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना शुरुआत की गई है। कब की गई है? तो आपको ध्यान रखना 15 नवंबर 2025 को की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी संस्कृति को सहेजना, के जो चित्रकार हैं, अलग अलग जो लोक कलाकार हैं, उनकी कला को सहेजना। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है जो पाक कला है, मतलब यहाँ के जो विशिष्ट व्यंजन है उनको सहेजना। तो इस प्रकार से जो है इस सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, TSP फंड मैंने आपको बता ही दिया कि भी 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1500 करोड़ कर दिया। अब जो सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना है, इसमें कौन कौन से काम होंगे? तो जो कलाकार हैं उनके वाद्य यंत्रों को, पाक कला, आस्था केंद्रों, ऐतिहासिक स्थलों, चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी आदि का क्या करना है, प्रलेखन करना है। मतलब उनको जो है वो रिटर्न फॉर्मेट में लेके आना है, उनको ऑन रिकॉर्ड लेके आना है और उनको सहेजना है, उनका संरक्षण करना है। कुल मिलाकर जो आदिवासी आपकी संस्कृति है उसको एक तो संरक्षित करना है और उसको जो है वो आगे से आगे बढ़ावा देना, ताकि ये विलुप्त के कगार पर नहीं आ जाए। आगे बात समझ में? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जनजातीय गौरव उत्सव पर वन धन विकास केंद्रों को जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कितने जिले हैं, कितने जिले हैं जहां पर ये वन धन विकास केंद्र के जागरूकता कार्यक्रम है वो चलाया गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 7 ऐसे जिले हैं जहां ये कार्यक्रम चलाया गया है। 7 कौन कौन से हैं याद करा दूं क्या? देखो 7 में से आपको ध्यान रखना है 4 तो मेवाड़ के हैं, ऐसे अपना राजस्थान होता है नीचे से, है ना, ये तो आड़ोती वाला क्षेत्र आ जाता है और ये जो है वो मेवाड़ वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ध्यान रखना मेवाड़ वाले में कौन कौन से हैं। एक तो आपका उदयपुर हो गया, है ना, एक तो कौन सा हो गया, उदयपुर हो गया। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है और एक उदयपुर है। तो मेवाड़ वाला जो बेल्ट है उसमें तो 4 हो गए। कौन कौन से हो गए? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। आ गई बात समझ में यहाँ तक? उसके बाद में हम बात करते हैं, एक जो है वो सिरोही बच गया, तो सिरोही को भी यहाँ पर ही शामिल कर लो इस साइड में। आ गई। उसके बाद में कौन से बचते हैं? तो उसके बाद में आपका हाड़ौती वाला जो ट्राइबल एरिया है वहां पर बचते हैं झालावाड़ और कोटा। तो कुल मिलाकर वन धन विकास जागरूकता कार्यक्रम जो है वो 7 जिलों के अंदर चलाया गया था। जिसमें से 7 जिले किस प्रकार आपको याद रखने हैं, तो उदयपुर के तो जो मेवाड़ वाला इलाका है उसमें 4 हो गए, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। एक आपका जो सिरोही वाला ऊपर हो गया। और फिर आप हाड़ौती साइड में आ जाते हो तो हाड़ौती में आपको ध्यान रखना है कोटा। और फिर कौन सा हो गया? झालावाड़ हो गया। 7 है, इनमें ध्यान रखना है 7 जिलों के अंदर 437 वन धन केंद्रों के ऊपर ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जो थे वो बिरसा मुंडा जी की जयंती पर थे। कौन सी जयंती है? तो 150वीं जयंती है। कब बनाई गई? 15 नवंबर को बनाई गई। और कहाँ बनाई गई? तो डूंगरपुर के अंदर बनाई गई। ठीक है, चले आगे। तो 150 वर्ष के 2 इवेंट मैंने बताए हैं। एक तो वंदे मातरम आपका जो है राष्ट्रगीत, वहाँ का 150 वर्ष हुए हैं, 150वीं जयंती मान लो या 150वां वर्ष मान लो। और आपके जो बिरसा मुंडा जी हैं उनकी 150वीं जयंती यहाँ पर मनाएगी। अब हम बात करते हैं आपका 100 वर्ष की उपलब्धि के आधार पर। तो गंग नहर आप सभी को पता है पंजाब से आती है और अपने जो है राजस्थान के अंदर जो बीकानेर वाला इलाका है उसको थोड़ा सा बढ़िया कर देती है ना, सिंचाई संबंधी पानी की जो उपलब्धता है वो वहाँ पर रहती है। अब हुआ क्या, उस जो गंग नहर है उसके निर्माण को लगभग 100 वर्ष हो गए हैं। के उपलक्ष्य में गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो संचालित किया जाएगा। कितने वर्षों तक किया जाएगा? तो 2 वर्षों तक, 5 दिसंबर 2025 से और 26 अक्टूबर 2027 तक। 5 दिसंबर 2025 से लेकर और 26 अक्टूबर 2027 तक, लगभग 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक जो है इस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। अब इसको अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से जो है वो आयोजन इसका किया जाना प्रस्तावित है। इसका जो स्टार्टिंग है वो आपको ध्यान रखना है कि 5 दिसंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2027 तक इसका होगा। और शुभारंभ जो है इसका आपको ध्यान रखना है फिरोजपुर पंजाब से होने वाला है।
इसका शुभारंभ जो है वो फिरोजपुर पंजाब से होने वाला है और इसका जो समापन 2027 के अंदर होगा, 26 अक्टूबर 2027 को जब इसका समापन होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है श्री गंगानगर का शिवपुर हेड जो है वहां से इसका समापन होने वाला है। आ गई बात समझ में? अब इतना लंबा आपका जो है वो आयोजन किया जाएगा, इतने लंबे प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जाएंगे, तो वहां एक कमेटी का निर्माण भी हो जाता है। उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो होंगे वो इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। इस कमेटी का काम ये होगा कि ये जितना भी प्रोग्राम 2 वर्ष के लगभग आयोजित करवाया जा रहा है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? 5 अक्टूबर से है। कहाँ से होगा? तो फिरोजपुर से होगा। 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर पंजाब से इसका आयोजन किया जाना स्टार्ट होगा और उसके बाद में समापन जो है वो 26 अक्टूबर 2027 को इसका समापन होगा। कहाँ से होगा? तो शिवपुर हेड श्री गंगानगर से इसका जो है वो समापन हो जाएगा और इसमें अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया 100 वर्षों में जो 100 विशिष्ट व्यक्ति हैं उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है। ठीक है। अब इसका सम्मान जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा, ध्यान रखना कि 3 जगह पर इसमें सम्मान होंगे। एक तो होगा हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में जो है वो स्थानीय 100 लोगों का होगा। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो हनुमानगढ़ में ही जन्म लिया, हनुमानगढ़ में ही अच्छा काम किया और यहाँ पर ही जो है वो परमानेंट निवासी रहे, तो ऐसे 100 लोगों का यहाँ पर जो है वो क्या किया जाएगा? सम्मान किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में आपको ध्यान रखना है 100 प्रवासी लोगों का जो है सम्मान किया जाएगा। मतलब ऐसे लोग जो बीकानेर के थे और उन्होंने विदेश में गए कहीं भी, मतलब बीकानेर को छोड़कर बाहर चले गए, पर बीकानेर की मतलब भलाई के लिए और बीकानेर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार जो है वो प्रयास किए। और तो ऐसे 100 लोगों का यहाँ पर निर्माण जो है वो किया जाएगा सम्मान। और फिर चूरू, चूरू के अंदर ध्यान रखना 100 किसानों का, 100 किसानों का क्या किया जाएगा? सम्मान किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कार्यक्रम की डेट आपको जरूर थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है कि इसकी जो शुरुआत है वो 5 दिसंबर 2025 से होगी और 26 अक्टूबर 2027 तक जो है वो इसका कार्यक्रम का लगातार संचालन किया जाएगा, लगभग 2 वर्ष तक के। ठीक है, चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है कुछ रैंकिंग का। देखो पिछली बार मैंने क्या बताया था कि अलग अलग केंद्र सरकार के कार्यक्रम और योजनाओं में राजस्थान ऐसे 11 जो आपकी स्कीम्स है, आपकी जो योजनाएं हैं, आपके जो प्रोग्राम हैं, उनमें अलग अलग 11 प्रोग्रामों के अंदर प्रथम स्थान पर था। 5 ऐसे प्रोग्राम थे जहां पर राजस्थान द्वितीय स्थान पर था और 9 ऐसे जो आपके प्रोग्राम थे जिनमें राजस्थान का तृतीय स्थान था। अब नवंबर 2025 की अगर हम बात करें तो वहां भी कुछ रैंकिंग या फिर कुछ सूचकांक जारी किए गए हैं जहां पर आपने राजस्थान का देश भर के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर अलग अलग रैंकिंग रही है। ठीक है, तो उन सभी को एक जगह पे मैंने बाइंड अप किया है और हम देखेंगे कि भैया किस प्रोग्राम में भारत की क्या रैंकिंग रहने वाली। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आभा आईडी की। आभा आईडी जो है अभी नवंबर से पहले जो है वो राजस्थान का द्वितीय स्थान था। कि कौन सा स्थान था? द्वितीय स्थान था। शायद जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ अधीनस्थ बोर्ड की शायद आपकी या तो पटवारी की एग्जाम थी या फिर ग्राम सेवक की एग्जाम थी, तो उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा कि आभा आईडी के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वहां पहले दूसरा स्थान था, परंतु अब 6.37 करोड़ आईडी बनाकर राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान में कौन सा है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। आ गई बात यहां तक समझ में? फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है वो स्वास्थ्य बीमा के अंदर 88% आबादी को कवर कर रहा है। मतलब 100 में से 88 लोग ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हेल्थ के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे जो लोग हैं उनका 88% कवरेज के साथ में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान है। तो स्वास्थ्य कवरेज के अंदर, स्वास्थ्य बीमा के कवरेज के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता। भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता जो है इसमें भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारी देसी वनस्पति है, जो देसी हमारे पेड़ पौधे हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार समय समय पर बैंक बना रही है। जैसे ब्लड बैंक होता है, जैसे मिल्क बैंक होता है, उसी प्रकार से जो देसी वनस्पति हैं उनके बीज के संरक्षण के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए या उनकी जो भी किस्म है उसे और उन्नत बनाने के लिए, रोगमुक्त बनाने के लिए बीज बैंकों का निर्माण किया जा रहा है। और ऐसे बीज बैंक बनाने में भी ध्यान रखना है कि अपना जो राजस्थान है वो पहला ही स्टेट है। ठीक है,
तो मैंने 2-3 चीज़ें क्या-क्या बताई हैं। एक तो आपका जो बीज सहकारी समिति की सदस्यता है, उसमें प्रथम स्थान है। बीज बैंक बनाने में देशी वनस्पतियों के लिए पहला राज्य है। उसके बाद में ध्यान रखना है, आभा जो आईडी हैं, वहाँ 6.37 लाख आभा आईडी रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं और उसके अंदर भारत जो देश है, उसके अंदर तीसरा स्थान है। फिर आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य बीमा के अंदर लगभग 88% आबादी को हम कवर कर रहे हैं और उसके साथ में देश में प्रथम स्थान है। आगे हम चलें तो आपको ध्यान रखना है कि अपना जो राजस्थान है, वहाँ लगभग 5 लाख से अधिक एमएसएमई, ठीक है, जो छोटे व्यवसाय हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है अलग अलग पोर्टल पर। कितना हुआ है? 5 लाख से अधिक एमएसएमई और स्टार्टअप का यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। और उसके बाद में संपूर्ण देश के अंदर राजस्थान का जो है वो कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। एमएसएमई के अंदर कौन सा है? चौथा है। आबा आईडी के कौन सा है? तीसरा है। अगर सहकारी बीज सदस्यता अभियान की बात करें तो वहां कौन सा है? प्रथम है। ठीक है। स्वास्थ्य बीमा में मैंने आपको बता दिया 88% कवरेज के साथ में कौन सा है? तो प्रथम है। आ गई बात समझ में? अब आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर के अंदर बिलाड़ा, जोधपुर बिलाड़ा जो जगह है, वहां पर लाइम स्टोन से संबंधित 8 नीलामियां की जा रही हैं। कितनी? 8 नीलामियां की जा रही हैं। और ऐसी जो नीलामी है वो किस तरीके से की जा रही है? प्री एम्बेडेड ब्लॉक, उनकी नीलामी की जा रही है। अब आपको यूं थोड़ा सा क्या है, दिमाग में क्वेश्चन आ ही जाता है कि सर प्री एम्बेडेड ब्लॉक कौन से होते हैं? तो प्री एम्बेडेड ऐसे ब्लॉक हैं जिनकी नीलामी तो की जानी है, फिक्स है, परंतु सरकार क्या करती है या विभाग क्या करता है, पहले से ही जितनी भी आवश्यक जो भी परमिशन लेनी होती है वो पूरी की पूरी परमिशन वहां पर लेकर पहले से ही तैयार रहता है। में फायदा क्या होगा कि भैया नीलामी जैसे ही स्टार्ट होगी, अगर किसी ने बिडिंग करी है या नीलामी में शामिल हुआ है, बोली लगानी स्टार्ट करी है, जिसको भी वो फाइनल अलॉटमेंट होता है, वो आदमी क्या करेगा, वो परमिशन लेने के लिए नहीं घूमेगा, उसको क्या करना है, रेडी टू यूज है। मतलब आएगा, आते ही नीलामी करेगा, जैसे ही उसको चीजें अलॉट होती हैं, जैसे ही उसे मिनरल ब्लॉक अलॉट होते हैं, कितने हैं? 8 हैं। तो 8 में से कोई भी जो मिनरल ब्लॉक है वो जैसे उसको अलॉट होगा और अलॉट होते ही जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है कि राजस्थान जो है वो प्री एम्बेडेड जो आपकी नीलामी है उस इस प्रकार से करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? प्रथम राज्य बन गया है। तो 3-4 जो रैंकिंग हमने यहाँ पर देखी है तो वो ध्यान रख लेना। भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता के अंदर प्रथम है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज में 88% के साथ में प्रथम है। आबा आईडी जो है उसमें 6.37 करोड़ के साथ में जो है वो प्रथम स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। और जोधपुर बिलाड़ा के अंदर जो 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉक हैं लाइमस्टोन के, उनकी प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हुई है। ऐसा करने वाला जो है वो भारत के अंदर राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, एसडीआरएफ जिसे हम बोलते हैं, इन्होंने कौशल प्रदर्शन में वेस्टर्न जोन के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी और वहां पर जो है वो द्वितीय स्थान प्राप्त किया, दूसरा स्थान प्राप्त किया। आगे बात समझ में? ये आप फोटो देख सकते हैं। तो एसडीआरएफ जो है वो कौशल प्रदर्शन में वेस्टर्न जोन प्रतियोगिता के अंदर सेकंड स्थान प्राप्त कर चुकी है। ठीक है। फिर एक अभियान चलाया गया है, देशव्यापी संतृप्ति अभियान। इस अभियान को कब चलाया गया? तो 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, नवंबर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डाटा जारी हुआ है और इस अभियान का उद्देश्य क्या था कि जो प्रत्येक ग्राम पंचायत है वहां पर बैंकिंग से संबंधित, बीमा से संबंधित और पेंशन से संबंधित जो सेवाएं हैं उनमें नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना। बेसिकली यहाँ पर 4 योजनाएं जो है वो काम कर रही हैं, जिसमें से पहली कौन सी है? तो पहली जो है, अगर हम पूछें कि सबसे पहली है प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, राज्य स्तर पर 6,32,472 नए खाते खोले गए हैं। कब से कब तक? 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है वो यहाँ पर खाते खोले गए हैं। कितने खोले गए हैं? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 6,32,472 खाते खोले गए हैं। दूसरी योजना की अगर हम बात करें तो दूसरी योजना जो है वो आपकी अटल पेंशन योजना है, जिसमें 1,73,716 लाभार्थी जोड़े गए हैं। ठीक है। तीसरी योजना की बात करें तो जीवन ज्योति योजना है, जिसमें 8,43,870 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 17,75,975 लोगों का नामांकन हुआ है। आगे बात समझ में? अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 4 योजनाएं थी, मैंने आपको क्या बताया, एक तो आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, दूसरी जो है वो जीवन ज्योति बीमा योजना है, तीसरी जो है वो जन धन योजना है और चौथी जो है वो आपकी अटल पेंशन योजना है। इन 4 योजनाओं को कवरेज के मामले में आपका जो राजस्थान है उसका दूसरा स्थान है।
राजस्थान का क्या है, 1.28 करोड़ लाभार्थी यहाँ पर चारों योजनाओं में लाभान्वित हुए हैं। और इसके साथ में ही राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। कौन सा अभियान है, तो देशव्यापी संतृप्ति अभियान इसे नाम दिया गया है। अवधि कौन सी है, तो 1 जुलाई से लेकर आपकी 31 अक्टूबर तक यहाँ पर अवधि जो है वो डिक्लेयर की गई है। आ गई बात समझ में? चलें आगे। पहला स्थान अगर आपसे कोई पूछता है तो पहला स्थान जो है वो कहाँ है और किसका है, तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर पहला स्थान रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की कि भैया 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ शहद का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है। अब वो 5 राज्य कौन से हैं, तो देखो जिन जिन स्टेट का साथ में नाम लिया जा रहा है, जैसे एक आपने नाम सुना होगा कि मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, ऐसे कोई गाना है क्या? है क्या शिल्पा शेट्टी का? तो आपको ध्यान रखना है उसमें जो यूपी और बिहार हैं दो, तो वो हो गए। और और दो स्टेट ऐसे कौन से हैं जिनका नाम साथ में लिया जाता है, हरियाणा और पंजाब। तो पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा शहद उत्पादन होता था। अगर पांचवा स्टेट कोई शामिल हुआ है तो वो कौन सा है, तो अपना जो राजस्थान है, राजस्थान राज्य है, ये इसमें शामिल हुआ है। तो टॉप अगर 5 उत्पादन वाले राज्य आपसे पूछे शहद में, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। तो आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और बिहार है। ठीक है, पांचवा कौन सा है, तो राजस्थान है। राजस्थान अकेला जो है पूरे देश का लगभग 9% शहद उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत करता है, तो लगभग जो है वो 9% शहद उत्पादन का योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान में अग्रणीय जिले कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। राजस्थान के अंदर अग्रणीय जिले कौन से हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? क्योंकि जनरली जो है वो शहद का उत्पादन फूलों से होगा। अब फूल जो है ऐसे तो है नहीं अपने राजस्थान के अंदर भयंकर ही फूल उग रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में तो होना ही नहीं है क्योंकि वहां पर तो है डेजर्ट। अब डेजर्ट में फूल उगेंगे नहीं तो फिर अपना शहद बनेगा नहीं। तो फूल का उत्पादन कहाँ होता है, जो सरसों वाले खेत होते हैं वहां ज्यादा होता है। अब सरसों का जो खेत है वो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा किधर होते हैं, तो अलवर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, दो तो ये हो गए, अलवर और भरतपुर। और तीसरा ध्यान रखना है आपको कि हनुमानगढ़। आ गई बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि भैया 5 आपके स्टेट कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ये तो 4 हो गए। पांचवा अपना राजस्थान है। 9% के आसपास में यहाँ पर शहद का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ में अगर राजस्थान में अग्रणी जिले पूछें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा शहद उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा अलवर में हो जाएगा, दूसरा जो है वो भरतपुर में हो जाएगा, और तीसरा जो है वो हनुमानगढ़ में हो जाएगा। एबीएच से ध्यान रखो इसको आप, इससे ध्यान रखोगे, एबीएच से ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ में कोई और चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है क्या, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो कुछ जो है वो, एक तो आपका जो है वो दो उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं 10-10 करोड़ रुपए की लागत से। दो दो चीजें तो वो ध्यान रखनी है। कौन कौन सा है, एक तो भरतपुर है और एक टोंक है। भरतपुर और टोंक में तो जो है वो शहद के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं। कितनी लागत है, 10-10 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर रहने वाली। के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो टोंक और भरतपुर है वो सेंटर हमने पढ़े हैं, लगभग 8,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन यहाँ पर राजस्थान के अंदर किया जा रहा है। तो अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं पूरी हैं कि लगभग 8,200 मीट्रिक टन का उत्पादन जो है वो शहद का यहाँ पर राजस्थान में किया जा रहा है। और वर्ष 2025-26 में 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियों का और बॉक्स जो है वो वितरित किए गए हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लगभग 8 करोड़ का अनुदान दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, 2025-26 के अंदर राज्य सरकार द्वारा 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियों और बॉक्स का वितरण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 40% का अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और कुल अमाउंट अगर आपसे पूछें तो कुल अमाउंट जो है वो 8,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं? कितना उत्पादन टोटल होता है, तो 8,200 मीट्रिक टन का उत्पादन यहाँ पर होता है। और 3,350 मधुमक्खी पालक यहाँ पर वर्तमान में काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। आ गई बात समझ में? और क्या है रैंकिंग में, तो आपको ध्यान रखना है जल संचयन और जन भागीदारी उत्कृष्टता के अंदर पूरे जो देश है, देश के जो सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं उनमें तीसरा स्थान है। आ गई बात समझ में? अब जो जल संचयन और जन भागीदारी उत्कृष्टता कार्य हैं उनके अंदर विभिन्न कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर अपने राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो 9 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को किया गया है, 9 जिलों को किया गया है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? चलें आगे। कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये तीसरी कैटेगरी अगर आप ध्यान में नहीं भी रखो ना, तो पहली और दूसरी ध्यान रख लेना कि पहली जो कैटेगरी है उसमें भीलवाड़ा द्वितीय स्थान पे है और बाड़मेर जो है वो तृतीय स्थान पे है। अब ये पहली कैटेगरी किसकी है, पश्चिमी जोन की है। किसकी है,
पश्चिमी जोन की है, तो पश्चिमी जोन के प्रथम कैटेगरी के अंदर एक तो आपका भीलवाड़ा शामिल है जो कि द्वितीय स्थान पर है, और बाड़मेर जो है वो तृतीय स्थान पर है। पश्चिमी जोन की कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें जयपुर द्वितीय स्थान और उदयपुर जो है वो तृतीय स्थान पर है। तो कैटेगरी प्रथम में भीलवाड़ा और आपका जो है वो बाड़मेर आ गया, और दूसरी जो कैटेगरी है उसमें जयपुर और उदयपुर आ गया। आ गई बात यहाँ तक समझ में। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, कौन सी रखनी है, कि जो टांका निर्माण है, टांका निर्माण से जो बारिश का पानी है उसको सहेजने के लिए जो एक अभिनव पहल चलाई गई थी बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा, तो उसके लिए जो है वो बाड़मेर जिले को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बाड़मेर की वर्तमान में कलेक्टर कौन है, तो वर्तमान में जो है वो टीना डाबी कलेक्टर हैं। काफी चर्चित आईएएस और ब्यूरोक्रेट ये रह चुकी हैं, अभी भी हैं। तो इनके द्वारा ये पुरस्कार जो है वो ग्रहण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जल संचयन और जन भागीदारी उत्कृष्टता प्रदर्शन के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है कितने जिले हैं, तो 9 जिले हैं। और जो पश्चिमी जोन की प्रथम श्रेणी है उसमें कौन से जिले शामिल किए गए हैं, तो एक तो आपका भीलवाड़ा द्वितीय स्थान पर है, और बाड़मेर जो है वो तृतीय स्थान पे है। ठीक इसी प्रकार से पश्चिमी जोन के लिए श्रेणी सेकंड या द्वितीय श्रेणी की बात करें तो उसमें जो है वो जयपुर तो आपका द्वितीय हो जाएगा, और उदयपुर जो है वो आपका तृतीय स्थान पे हो जाएगा। तीसरी श्रेणी या कैटेगरी देखो तो देख लेना एक बार, बाकी इतनी को खास जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि 9 जिले जो है इसमें शामिल किए गए हैं। टांका निर्माण के लिए जो बाड़मेर को सम्मानित किया, 2 करोड़ रुपए का सम्मान मिला है। और आईएएस टीना डाबी जो कि बाड़मेर में वर्तमान के अंदर कलेक्टर हैं, इन्होंने जो है ये पुरस्कार ग्रहण किया है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पीएम किसान निधि है उसके तहत 21वीं किस्त जारी की गई। कौन सी किस्त जारी की है, 21वीं किस्त जारी की है। कब की, 19 नवंबर को की है। कहाँ से की है, तो ध्यान रखना तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ये जो है वो किस्त जारी की गई है। इससे पहले जब हम अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपने राजस्थान के अंदर भी जो है वो चौथी किस्त जारी की गई। याद आ रहा है क्या किसी को, कहाँ से की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि नदवई भरतपुर से वो जो है वो उसका जो जारी करने का प्रोसेस था वो किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि जो पीएम किसान निधि योजना है उसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 6,000 और अपनी जो राज्य सरकार है उसके द्वारा 3,000 रुपये, मतलब कुल मिलाकर राजस्थान के जो किसान हैं को 9,000 रुपये यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल फिलहाल में जो बजट डिक्लेयर किया गया था 2025-26 का, 2025-26 के बजट में इस 6,000 रुपये के अमाउंट को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है, 9,000 की। तो 9,000 तो ये मिल जाएंगे, 3,000 अपने वाले मिल जाएंगे, पर अभी मिले नहीं है वो। अभी कितने मिल रहे हैं, 6 + 3 = 9 मिल रहे हैं। आ गई बात समझ में। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें लगभग 1,400 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया है। राज्य स्तरीय प्रोग्राम की बात करें तो अजमेर के अंदर किया गया था। लाभान्वितों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। रैंकिंग अभी कितनी बात कर ली है, रैंकिंग याद आ रही है ये सभी। देखो आभा आईडी में मेरे को बताओ कितनी है। आभा आईडी के अंदर अगर हम बात करें तो आभा आईडी के अंदर तीसरा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भैया जो बीज से संबंधित जो सहकार सदस्यता अभियान था उसके अंदर हमारा कौन सा है, तो उसके अंदर हमारा जो है वो प्रथम स्थान है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भैया जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज है उसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या कवर हो रही है, तो 88%, और इसमें भी हम प्रथम है। जोधपुर बिलाड़ा के अंदर जो प्री एम्बेडेड ब्लॉक है उनकी नीलामी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, और उसमें जो है वो भारत के अंदर पूरे जितने भी स्टेट हैं, यूटी है, उसमें राजस्थान ऐसा प्रथम राज्य बना है जो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना रहा है। आ गई बात समझ में। फिर हम बात करते हैं कि एसडीआरएफ की जो टीम है उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया कौशल प्रदर्शन वेस्टर्न जोन प्रतियोगिता में। देशव्यापी संतृप्ति अभियान मैंने आपको बता दिया, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। आ गई बात समझ में। अपने शहद की बात करें तो टॉप 5 स्टेट में शामिल हुआ है, 9% अपना जो है यहाँ पर योगदान रहा है। और 8,200 मीट्रिक टन, कितना, 8,200 मीट्रिक टन का उत्पादन जो है वो शहद का यहाँ पर किया जा रहा है। आ गई बात समझ में। चलें आगे। जल संचयन और जन भागीदारी के अंदर कुल 9 जिले थे, और 9 जिलों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अपना जो है वो रैंकिंग कौन सी है, तीसरी है। अब जो अपनी छठी किस्त थी उसमें अपना 5वां है। ठीक है, 21वीं किस्त में। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, केंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा। इसमें आपको ध्यान रखना है 4 ऐसी अलग अलग कैटेगरियां हैं जहां पर राजस्थान का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है। अब इनको याद कैसे रखोगे, देखो इसको ऐसे याद रखना है
कि भैया अगर आपको समाज की सेवा करनी है, इसको पहले स्थान पर याद रखना कि यदि आपको समाज की सेवा करनी है तो आपको क्या करना होगा? व्यवसाय में प्रवेश करना होगा। क्या करना होगा? व्यवसाय में प्रवेश करना होगा। अब व्यवसाय का जब आप प्रवेश कर रहे हो, तो व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना होगा? श्रम का नियमन करना होगा। मतलब कुल मिलाकर मेहनत करनी होगी बढ़िया वाली, तब जाके व्यापार चल पाएगा। और चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पर्यावरण पंजीकरण। पर्यावरण का भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इस क्रम में ध्यान रख लो, जुगाड़ करना है आपको, तो ये ध्यान रखना कि जो आपकी BRAP मतलब बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, उस बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत 4 अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, 4 अलग-अलग क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर राजस्थान को शीर्ष स्थान मिला है। तो कौन-सा है? सबसे पहले सेवा करनी है। सेवा के लिए आपको व्यवसाय में प्रवेश करना है और व्यवसाय में प्रवेश के लिए आपको श्रम का नियमन करना होगा और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण से संबंधित पंजीकरण आपको यहाँ पर करवाने होंगे। तो 4 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर BRAP मतलब बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आ गई बात समझ में? अब मैंने आपको बताया था कि भैया जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनकी भी 150वीं जयंती है। 150 के 3 प्रोग्राम हो गए। 150 के 3 प्रोग्राम हो गए। कौन-कौन से हो गए? 150 की अगर हम बात करें, एक तो जो है वो आपका वंदे मातरम हो गया, ठीक है? एक सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है? एक जो है वो आपके बिरसा मुंडा जी की जयंती हो गई, ठीक है? ये तो 3 आपको 150 के साल में रखने हैं। 100 साल की अगर हम बात करें, तो 100 साल में आपको ध्यान रखना है गंग नहर। गंग नहर का जो निर्माण है उसका जो कार्यक्रम है आपको मैंने बताया 5 दिसंबर से लेकर और 26 अक्टूबर 2027 तक यहाँ पर प्रोग्राम चलाए। आ गई बात समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो सरदार पटेल की 150वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च निकाली गई है। क्या निकाली गई है? यूनिटी मार्च निकाली जा रही है। अब इस यूनिटी मार्च में ध्यान रखना है 4 अलग-अलग जगह से 4 अलग-अलग यात्राएं निकाली जाएंगी। कौन-कौन सी यात्राएं होंगी? तो आपको ध्यान रखना है कि 4 यात्राओं में कौन-कौन सी यात्राएं शामिल हैं। एक तो आपकी गंगा परवाह है। गंगा परवाह जो है वो नई दिल्ली से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? नई दिल्ली से स्टार्ट होगी। अलग-अलग स्टेट के अलग-अलग जिलों से गुजरते हुए लास्ट में जो सरदार पटेल की जन्मस्थली है करमसद गुजरात के अंदर, करमसद गुजरात के अंदर जो इनकी जन्मस्थली है वहां तक पहुंचेंगे। अब ये जिस जगह से गुजरेंगे तो वहां पर यूनिटी का मैसेज देते हुए जाएंगे कि भैया जिस प्रकार सरदार पटेल ने देश के स्वतंत्रता के बाद में एकीकरण के समय जिस प्रकार सभी स्टेट को साथ में लेकर आए थे, उसी प्रकार अभी वर्तमान स्थितियों को देखते हुए भी हमें एकता के सूत्र में पिरोए रहना है। आ गई बात समझ में? तो एक तो आपकी जो गंगा प्रवाह नदी जो है, गंगा प्रवाह जो है वो नई दिल्ली से स्टार्ट हुई है। अगर हम बात करें यमुना प्रवाह, आपकी यमुना प्रवाह जो है वो आपकी जयपुर से स्टार्ट हुई है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तीसरी जो है वो नए से नर्मदा, नए से नागपुर, ठीक है? तो नर्मदा जो है वो नागपुर से है और चौथी जो है वो गोदावरी है और गोदावरी जो है वो आपकी मुंबई से स्टार्ट होगी और फिर गुजरात के करमसद तक सभी जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो गंगा दिल्ली से है, यमुना जो है अपने जयपुर से है, नर्मदा की बात करें तो नागपुर से है और यहाँ पर गोदावरी की बात करें तो वो कहाँ से है? मुंबई से है। अब यमुना प्रवाह की हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 26 नवंबर मतलब जो संविधान दिवस था उसके उपलक्ष्य में जयपुर के अंदर जो अमर जवान ज्योति है वहां से इस यात्रा को स्टार्ट किया गया है। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान में दो जो ये प्रवाह है ये यात्रा गुजरेंगी। एक तो यमुना तो अपनी यहाँ से स्टार्ट हो ही रही है और एक गंगा, ठीक है? यमुना जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट से और गंगा जो है 5 डिस्ट्रिक्ट से, मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट से टोटल जो है वो ये यात्राएं निकाली जाएंगी। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? अब अगर यमुना की बात करें तो यमुना जो है वो जयपुर से स्टार्ट होगी। ये अपना राजस्थान का है तो जयपुर से स्टार्ट होगी और इस साइड में चली जाएगी ऐसे, है ना? कैसे जाएगी? जयपुर और जयपुर से अजमेर जाएगी, अजमेर से जो है वो पाली जाएगी, पाली से जोधपुर और जोधपुर से सिरोही होते हुए जो है वो गुजरात में प्रवेश कर जाएगी। आ गई बात समझ में? मैप थोड़ा सा देख लेना भाई, इस हिसाब से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से जो है वो पाली, जोधपुर और फिर आपकी जो है वो सिरोही के अंदर प्रवेश कर जाएगी। मतलब यमुना प्रवाह जो है वो 5 जिलों से जाएगी। फिर गंगा प्रवाह की बात करें तो गंगा प्रवाह इधर से प्रवेश करेगी क्योंकि दिल्ली से आ रही है, दिल्ली से इस साइड से
मतलब ये जो प्रवेश करेगी ये अलवर से करेगी, अलवर के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में जो है आपका कोटा आ जाएगा, कोटा के बाद में चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद में उदयपुर होते हुए जो है वो गुजरात प्रवेश कर जाएगी। उदयपुर होते हुए कहाँ चली जाएगी? क्रमशः गुजरात में चली जाएगी। आगे बात समझ में? तो गंगा प्रवाह और यमुना प्रवाह दोनों 5-5 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए यहाँ से गुजरने वाली है। आगे बात समझ में? चलें आगे। अब इसी पूरे प्रक्रम में जब ये आपकी जो यूनिटी वगैरह ये यूनिटी मार्च चल रही है, उसी प्रक्रम में राज्य स्तर पर क्या किया गया? जागो जगाओ एकता पदयात्रा जो है वो संचालित की गई है। कहाँ से की गई? कोटा से की गई। उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो अपने कृषि मंत्री हैं और आपदा मंत्री हैं, इसके अलावा मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने रामगंज, मंडी, झालावाड़ से क्या किया है, कोटा से क्या किया है, इसका उद्घाटन कर दिया है। उद्देश्य क्या है? तो सेम वही उद्देश्य है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक एकता को बढ़ाना। आगे बात समझ में यहाँ तक? चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कान खोल के सुन लेना थोड़ा सा। क्यों सुन लेना? क्योंकि भैया अब जो है हमारा जो रेगिस्तानी एरिया है, हमारा जो राजस्थान है, वो भी किससे इंटरलिंक होने वाला है? तो जो जो समुद्री इलाका है वहां से इंटरलिंक होने वाला है। अब ये समाचार आया कहाँ से? तो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई के अंदर इंडिया मेरीन वीक उसका जो है वो आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई के अंदर किया गया। ठीक है, कौन सा है? तो 79th इंडिया मेरीटाइम वीक 2025, जिसका आयोजन जो है वो 27 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। और इस आयोजन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। किन किन के मध्य हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो रिवर बेसिन प्राधिकरण है उसके मध्य हुआ है, और एक इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है। इन दोनों के अंदर एक एमओयू हुआ है, एक समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है? कि जालोर जो है, आपका जालोर जो है वहां पर अब बंदरगाह बनेगा या फिर इनलैंड पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इनलैंड पोर्ट बनेगा। और अगर मैं आपको नक्शे में दिखाऊं तो ये आपका जालोर है, और इधर से जो है आपको एक पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाएगा, और फिर लास्ट में जो है ये आपका कच्छ की खाड़ी से कनेक्ट हो जाएगा इधर डायरेक्ट। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस के लिए आपको आईआईटी मद्रास जो है वो इसका सर्वे कर रही है कि किस प्रकार से बनाना है, कैसे इसको कनेक्ट करना है, और कौन कौन से माध्यम के द्वारा इसको गुजरना है। अब इससे क्या होगा? लगभग 50,000 के आसपास में नए रोजगार सृजन होंगे, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट बनेंगे, डायरेक्ट व्यापार होगा, और व्यापार होगा तो फिर क्या है, अपनी जो भी लॉजिस्टिक वाला प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। जो चीज़ें अपन यहाँ पर गुजरात तक जो है वो सड़कों के माध्यम से पहुंचा रहे थे, अब यहाँ जालोर से डायरेक्ट शिप जो है वो लोड होंगी, और कच्छ की खाड़ी से होते हुए फिर जो है वो चीज़ें यहाँ से समुद्र के माध्यम से विदेशी व्यापार को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। आ गई बात समझ में? मैप के माध्यम से थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा आपको। अब आपको ध्यान रखना है, इसके लिए जो है मैंने आपको बताया आईआईटी मद्रास जो है वो यहाँ पर सर्वे कर रही है। लागत अनुमान की बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस मार्ग को, जो ये नया मार्ग बनेगा, मैंने अभी आपको बताया ना, अभी क्या बताया मैंने कि ये जो मार्ग बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस मार्ग को NH 48 का नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलें आगे। तो आपको ध्यान रखना है, इनलैंड जो आपका पोर्ट है वो कहाँ बनाया जाएगा? जालोर के अंदर बनाया जाएगा, और अरब सागर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर रहेगी। आईआईटी मद्रास जो है वो इसकी फील्ड स्टडी कर रही है। और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि इंडियन मेरीटाइम वीक 2025 जो मुंबई के अंदर था, 79th हुआ था, वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। किन किन के मध्य हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, रिवर बेसिन प्राधिकरण के मध्य हुआ है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य जो है वो समझौता हुआ है। ये दोनों मिलकर इसका निर्माण करने वाले हैं। लागत कितनी है? तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। आ गई बात समझ में? और राष्ट्रीय जलमार्ग 48 इसके नाम दिया गया है। ठीक है, एक और आपको ध्यान रखना है, अपनी जो पीकेसी लिंक है, पीकेसी ईआरसीपी जो लिंक परियोजना है, ईआरसीपी, इसमें अब संशोधन किया है, और एक नए बांध का निर्माण का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। एक नए बांध का निर्माण का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है, और इसका नाम क्या है? डोंगरी बांध। इसका नाम क्या है? डोंगरी बांध है, जो कि कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर इसका निर्माण किया गया है, और इससे लगभग 16 गांव
लगभग जो है वो 16 गांव जो है यहाँ से प्रभावित होने वाले हैं। और कौन कौन से जिले के, एक तो आपका सवाई माधोपुर का, और एक जो है वो करौली के, करौली और सवाई माधोपुर के कुल 16 गांव जो है इससे लाभान्वित होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। डूंगरी बांध कहाँ पर है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। कौन सी परियोजना के तहत यहाँ लाभान्वित होने वाले हैं लोग, तो आपको ध्यान रखना है पीकेसी ईआरसीपी योजना है उसको संशोधित किया गया है, और लगभग 16 गांव ऐसे होंगे जो यहाँ से प्रभावित होंगे या लाभान्वित होंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। अब हम आगे चलते हैं। नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की जेंडर अभियान जो है वो चलाया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि राजीविका के द्वारा वर्तमान में 2025 के अंदर जितने भी काम किए गए हैं वो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। स्टैटिक जीके से तो रहने ही वाले हैं, परंतु करंट अफेयर के रिगार्डिंग में रहने वाले हैं। मतलब आरपीएससी तो ये मान लो दो हाथ दो की पीछे पड़ी है। यह चीज ध्यान रखना है कि ये जो नई चेतना 4.0 पहल बदलाव जेंडर की है, इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये जो आयोजन है वो मुख्य रूप से मेन जो आयोजक है वो इसका कौन है, राजीविका है। कौन है, राजीविका है। परंतु इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यूएन यूनाइटेड नेशन वोमेन और यूनिसेफ के द्वारा भी जो है यहाँ पर सहभागिता दिखाई जा रही है। इसके द्वारा यूएन वोमेन मतलब यूनाइटेड नेशन वोमेन और यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पर सहभागिता दिखाई जा रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो वैसे तो ये जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करेगी। किसके लिए काम करने वाली है, जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करने वाली है। परंतु ध्यान रखना मुख्य केंद्र इसका ये रहेगा कि जो साइबर या मतलब इंटरनेट के ऊपर महिलाओं से संबंधित जो हिंसाएं होती हैं, जैसे अब मान लो कोई महिला टीचर ही है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई महिला टीचर है और उसके पढ़ाने के बाद में या उसके लाइव आने के दौरान कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि भैया जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर स्टूडेंट भी मैं उनको नहीं मानूंगा, तो कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, कुछ ऐसे एक तरीके से बोल सकते हैं कीटाणु होते हैं जो अभद्र कमेंट करने लग जाते हैं वहां पर। होता है ना कई बार ऐसा। और कई इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं या कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो वीडियो वगैरह अगर बना रही हैं तो उनकी जो इमेज है वहाँ से कट करके और उनके जो है वो अश्लीलता के साथ में उनकी फोटो को वीडियोज को प्रेजेंट किया। आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। उनके माध्यम से जब ऐसी फोटोएं की जाती हैं, साइबर अपराध कुल मिलाकर किया जाता है, उसके रोकथाम के लिए और लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस के लिए इस पहल का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो राजीविका के द्वारा जो मुख्य रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। और अन्य सहभागिता दो संस्थाएं थी वो मैंने आपको बताई दी है। इसमें आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन जो है वो 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम है जिसका आयोजन जो है वो मतलब जिसकी स्टार्टिंग जो है वो जयपुर से की जा रही है। कहाँ से की जा रही है, जयपुर से की जा रही है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि डिजिटल माध्यमों से महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध जो हिंसा की जा रही है वो जो चीज है उनको रोकने के लिए। आ गई बात समझ में। इसके तहत ध्यान रखना है 16 डेज ऑफ एक्टिविटीज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस कार्यक्रम भी चलाया जाएगा, लगभग 16 दिन का। इसके अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे, तो आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए राजीविका द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुपों के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और सम्मान भागीदारी को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। किसके द्वारा किया जाएगा, तो राजीविका के द्वारा यहाँ पर चीजें जो है वो आपको करते हुए देखने को मिलेंगी। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर शेड महोत्सव। ठीक है, वाटर शेड महोत्सव जो है वो जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार का ये प्रायोजित कार्यक्रम है। अब अगर हम बात करें केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, केंद्र स्तर की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो 4 नवंबर से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। कब किया जाएगा, 4 नवंबर से 16 दिसंबर तक जो है वो इसका आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। सबसे पहली बात तो ये है। अब राजस्थान की बात करें तो देखो वैसे केंद्र सरकार ने तो ये कह दिया कि भाई 4 नवंबर से लेकर और आपका जो है वो 13 दिसंबर तक 16 दिसंबर तक जो है वो प्रोग्राम इस यहाँ पर स्टार्ट कर दो। पर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने 13 दिसंबर को इसका जो है वो राज्य स्तरीय शुभारंभ किया है ना। 4 नवंबर से 16 दिसंबर 2025 तक था, परंतु आपकी राज्य सरकार जो है उसने 13 नवंबर को एक प्रोग्राम रखा। मंत्री मदन दिलावर जी थे, इन्होंने उडवा गांव खेराबाद कोटा के अंदर इसका स्टार्टिंग किया है। आ गई बात समझ में। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आयोजन किए जाएंगे इस प्रोग्राम के, जितने भी आयोजन होंगे वो सारे के सारे आयोजन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत होने वाले हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जो है इनका आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
यहाँ तक चीजें समझ में आई है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि लगभग 159 मतलब 60 से एक कम लगभग 159 योजनाएं यहाँ पर संचालित होंगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन किया जाएगा, वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। आ गई बात यहाँ तक समझ में। वाटरशेड महोत्सव की अगर आपको पूछे तो केंद्र स्तर पर अगर बात करें तो 4 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक। फिर हम बात करें राज्य स्तर पर तो राज्य स्तर पर 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक। और इसका उद्घाटन जो है वो 13 नवंबर को हुआ है। किसने किया है? मदन दिलावर जी ने किया है। कहां से किया है? तो उडवा गांव। कहां से किया है? उडवा गांव से किया है। उडवा गांव खेराबाद कोटा से किया है। खेराबाद का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आया था बर्तन बैंक के लिए भी, तो वो भी चीजें आपको ध्यान रखना है। बर्तन बैंक जो है उसका राज्य स्तरीय शुभारंभ या पहला बर्तन बैंक जो है वो उसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो खेराबाद कोटा के अंदर हुई थी। ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि विलायती बबूल जिसे हम बोलते हैं जूली फ्लोरा, क्या बोलते हैं? जूली फ्लोरा बोलते हैं, उसका जो बीज है उसको हटाना है। और वो क्या करती है कि भैया जो अन्य वनस्पतियां हैं उनको खा जाती है। इसलिए विलायती बबूल जो है उनको हटाने के लिए भी जो है एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और क्या ध्यान रखना है? मैंने आपको बताया कि 4 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाना था। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि 15 परियोजनाएं ऐसी हैं जो राज्य स्तर पर काम करेंगी और भारत सरकार द्वारा 2025 के अंदर 20-20 लाख रुपए यहाँ पर मुहैया करवाए जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, मोबाइल सीड बैंक मॉड्यूल। इसमें क्या होगा? वनस्पति के जो बीज हैं उनके बढ़ावा देने के लिए या उनकी आसानी से उपलब्धता के लिए राज्य स्तर पर मैंने आपको बताया था कि बीज बैंक बनाए जाते हैं और देसी वनस्पतियों के लिए बीज बैंक बनाने वाला राजस्थान जो है वो प्रथम स्टेट। आगे बात समझ में यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बताओ मेरे को। एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। अंता चुनाव 193वीं इसके अंदर जो है वो क्रमांक हो गए। 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई और आपके 11 नवंबर को जो है वो वोटिंग हुई है। 14 नवंबर को इसकी वोटिंग काउंटिंग हो गई। कुल मतदाताओं की बात करें तो 2,28,264 मतदाता हैं। और मतदान केंद्र की बात करें तो 268 के हैं मतदान केंद्र है। चुनावी परिणाम मैंने आपको बता ही दिया कि भाई प्रमोद जैन भाया हैं और 59,571 वोट इन्होंने प्राप्त किए हैं। लगभग 15,612 मत का अंतर डिफरेंशिएट रहा है। सेकंड स्थान की बात करें तो आपके बीजेपी के यहाँ पर जो उम्मीदवार थे मोरपाल जी, और उनको द्वितीय स्थान मिला है। ठीक है। कंवरलाल मीणा की अयोग्यता थी। कांग्रेस का मैंने आपको बता दिया 67 है और बीजेपी के अभी हाल फिलहाल के अंदर कितने हैं? 118 है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई मुख्य सचिव कौन से हैं, तो श्रीनिवास हैं, 46 नंबर के हैं, 1999 बैच के हैं। इससे पहले इनको ध्यान रखना है कि भाई आईएमएफ के अंदर ये जो तकनीकी आपकी निदेशक थे वहाँ पर ये सहायक के रूप में काम कर चुके हैं और वर्तमान में इनके पास में अतिरिक्त कार्यभार किसका है? तो RSMML। और इसके साथ साथ में मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के ये जो क्या है? सचिव हैं। ठीक है। संगीता आर्या ने इस्तीफा दिया ही था, मैंने आपको बता दिया कि भाई कौन कौन वर्तमान में है। उत्कल रंजन साहू वर्तमान में अध्यक्ष आपके हैं। अध्यक्ष के अलावा मैंने सदस्य का पूरा डिटेल आपको बता ही दिया था। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके जो जना उपहार सुपरमार्केट है, इसमें कॉनफेड और NCCF यहाँ पर दोनों संस्थाएं साथ में काम करेंगी। इसमें से जना जो है वो ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए है, NCCF का प्रोडक्ट है, और उपहार जो है वो ब्रांड है मसालों का और मिलेट्स का, मतलब मसाले होंगे और जो मोटा अनाज है वो होंगे। वंदे मातरम @150 उत्सव जो है उसका आयोजन 7 नवंबर को जयपुर में SMS स्टेडियम में किया गया था। कब तक होगा? 26 नवंबर तक होगा। उसके साथ साथ में वंदे मातरम दीर्घा जो है आपकी जयपुर के अंदर हुई है। और बिरसा मुंडा की जयंती 150वीं थी, वहाँ आपके जो भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। कब हुआ? 15 नवंबर को हुआ। और CIPT के अंदर निःशुल्क यहाँ पर वो चीज़ें करेंगी। ये मैंने आपको 2025 का बता दिया। RSCIT के 3 ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर खोले गए हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर। और फिर आपकी है सौंदी माटी धरोहर पर लेखन योजना। इसके तहत आपको एक तो ध्यान रखना है कब जारी की गई, तो 15/11/2025 को की गई। जो जनजातीय समुदाय के लिए काम करेगी। इनकी जो कलाएं हैं, वाद्य यंत्र है, पाक कला है, इनका प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम यहाँ पर करने वाली है। ठीक है। वन धन विकास के अंदर है, इसमें आपको ध्यान रखना है राजस्थान के 7 जिलों के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से मैप किया है। मेवाड़ वाला इलाका है, इसमें उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। इसके अलावा एक सिरोही हो गया। इधर जो है वो कोटा और झालावाड़ हो गया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं गंग नहर के बारे में। 100 वर्ष हुए हैं और 5 दिसंबर से 26
अक्टूबर 2027 तक यहाँ पर काम चलने वाला है। और जो स्टार्टिंग के प्रोग्राम होंगे वो फिरोजपुर में होंगे, अंतिम जो प्रोग्राम होगा वो शिवपुर हेड में होगा। यहाँ जो समिति बनाई गई है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो संसाधन जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। 200 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और अलग अलग रैंकिंग थी। बीज सहकारी समिति में प्रथम स्थान है, स्वास्थ्य बीमा में 88% के साथ में प्रथम स्थान है, आभा आईडी के अंदर पहले दूसरा था, अब जो है 6.37 करोड़ के साथ में तीसरा स्थान है। फिर हम बात करते हैं जोधपुर बिलाड़ा में 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉक की नीलामी करने वाला जो देश का प्रथम राज्य है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना राजस्थान है अपना। ठीक है। एसडीआरएफ की टीम ने कौशल प्रदर्शन में वेस्टर्न जोन प्रतियोगिता के अंदर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। देशव्यापी संतृप्ति अभियान के तहत आपको ध्यान रखना है कि अपना जो है वो देश के अंदर दूसरा स्थान है। शहद के अंदर टॉप 5 में हम शामिल हो गए हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो अलवर, भरतपुर और फिर तीसरा हनुमानगढ़ हो जाएगा। 9% हम क्या करते हैं, उत्पादन में योगदान देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 82 मीट्रिक टन का उत्पादन यहाँ पर होता है। 3350 मधुमक्खी पालक जो है वो काम करते हैं। 2025-26 के अंदर लगभग 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियां वितरित की गई हैं, जहां 40% का अनुदान दिया जाता है और लगभग 8,000 करोड़ रुपए का अनुदान यहां पर उपलब्ध करवाया जाएगा। जल संचयन और जन भागीदारी उत्कृष्टता प्रोग्राम है, यहाँ पर तृतीय स्थान अपना है। 9 जिले हैं जिसमें से पश्चिमी जोन श्रेणी 1 के अंदर भीलवाड़ा और आपका जो है बाड़मेर यहाँ पर शामिल है। कैटेगरी 2 के अंदर जयपुर और उदयपुर शामिल है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है टांके के निर्माण के साथ में जल संरक्षण के लिए बाड़मेर को और टीना डाबी को जो है यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। पीएम किसान निधि जो है वो इसकी 21वीं किस्त जारी की गई है। और लाभान्वित किसानों की संख्या के आधार पर राजस्थान का 5वां स्थान है। कौन सा है? 5वां स्थान। ठीक है। बीआरएपी के अंदर अपना जो है शीर्ष स्थान रहा है। 4 सेक्टर के अंदर सेवा करनी है, व्यवसाय में प्रवेश करना है, व्यवसाय के लिए श्रम नियमन करने हैं और पर्यावरण का क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। यमुना प्रवाह का मैंने बताया, यमुना अपनी जयपुर से निकलेगी, गंगा जो है वो दिल्ली से निकलेगी और नर्मदा जो है वो नागपुर से निकलेगी और अंतिम जो है वो आपकी हो जाती है गोदावरी। और गोदावरी जो है वो मुंबई से निकलने वाली कहाँ तक जाएंगी, क्रमशः गुजरात तक जाएंगी। राजस्थान के अंदर 5 जिले तो जो है वो गंगा कवर करेगी यहाँ से। अलवर वाला, आपका जो है अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ठीक है। और इधर जयपुर, जयपुर से फिर अजमेर, अजमेर से पाली, जोधपुर और फिर सिरोही होते हुए गुजरात चली जाएगी आपकी जमुना। ठीक है। जागो पद यात्रा जो है आपका उंडवा, आपके जो किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर ने जो है वो कोटा से किया था। और इनलैंड पोर्ट जो है उसका निर्माण जालौर में होगा। नाम क्या है? NH48 है। लागत कितनी होगी? 10,000। किन किन के मध्य MOU हुआ है? तो रिवर बेसिन आपका प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य जो है वो यहाँ पर समझौता हुआ है। ठीक है। और डायरेक्ट किससे होगा? कच्छ की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पीकेसी लिंक जो अभियान है, वहाँ डोंगरी, सवाई माधोपुर बांध बनाया गया है और करौली और सवाई माधोपुर के यहाँ पर लगभग 16 गांव ऐसे होंगे जो प्रभावित होंगे या फिर लाभान्वित होंगे। नई चेतना मैंने आपको बताया राजीविका के द्वारा चलाया जा रहा है। टेन्योर क्या है? तो 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो डिजिटल माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उसको रोकना है। वाटरशेड महोत्सव मैंने आपको बता दिया कि भैया इसका जो आयोजन है वो 4 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2025 के मध्य इसका आयोजन करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि केंद्र स्तर पर 159 और राज्य स्तर की बात करें तो लगभग 15 योजनाएं हैं। वहाँ भारत सरकार क्या कर रही है? 20-20 लाख रुपए दे रही है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल सीड बैंकिंग मॉड्यूल जो है वो अपनाने वाला, स्पेशली देसी वनस्पतियों के बीजों के लिए अपनाने वाला राजस्थान जो है वो पहला स्टेट बन गया है। कौन सा बन गया है? पहला स्टेट बन गया है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या नहीं आई बताओ? इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। आ गई बात समझ में? तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।